तो आज का चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड परमानेंट मैग्नेट रिलेटेड चीज़ें। इस चैप्टर से भी काफ़ी चीज़ें निकल गया है, लेकिन इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें गेस करने वाले कोई चीज़ नहीं होता है एक्सक्यूज मी। और इसमें ये है कि जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ध्यान से सारी चीज़ को सुनेंगे और उतना सारे चीज़ को लिखेंगे जो हमें लिखना है। अननेसेसरी नोट्स बहुत बड़ा नहीं करेंगे। इजी हो गया है चैप्टर, पहले डिफिकल्ट था, काफ़ी डिराइवेशन निकल गया है। जैसे परमानेंट मैग्नेट के लिए एंड ऑन पोजिशन में, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में था आपका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डिराइवेशन निकल गया है, लेकिन फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को यूज करना है। सो तैयार है ना? लेट अस स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले भी हम लोग पढ़े हैं, आज का चैप्टर का नाम पहले लिखते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ परमानेंट मैग्नेट्स एंड यू नो दैट योर माइक्रोफोन इज ऑन, मेंटेन साइलेंस, इसलिए माइक्रोफोन ऑन किया गया है। परमानेंट मैग्नेट्स, तो इसको जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए काफी चीजें हम लोग अभी सुनेंगे और लिखेंगे थोड़ा सा। पहले आता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, हम पहले भी पढ़े हैं, तो इसको ज्यादा फैला के नहीं लिखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहो या मैग्नेटिक मोमेंट कहो, इसको हम लोग एम से डिनोट करते थे। क्या किसी को याद है इसका फॉर्मूला क्या था? एम वाज I इंटू ए, इसका मैग्नीट्यूड था I इंटू ए, एम का मैग्नीट्यूड था I इंटू ए। मतलब अगर कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है, मैं बता चुका हूं, इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोग देख रहे हो। कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप है और इसमें करंट I जा रहा है एंड इट इज एनक्लोजिंग एन एरिया ए हियर, ये एरिया ए है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप इज I इंटू ए। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमें ये चीज मालूम है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू एरिया। में डायरेक्शन भी बताया था। ये जो लूप है क्लोज लूप, उसका दो फेस है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और आप जानते हो साउथ पोल इज एनालॉगस टू नेगेटिव चार्ज, नॉर्थ पोल इज एनालॉगस टू पॉजिटिव चार्ज। कोई लूप में कैसे पता करते हैं, मैं बताया था। देखो ये ऐसा है लूप में करंट, तो फ्लक्स अंदर जा रहा होगा, मतलब दिस फेस इज बिहेविंग एज साउथ पोल, द अदर फेस इज नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये क्या डायरेक्शन हुआ यहाँ पर, हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, सॉरी, the direction of magnetic moment is south pole to directed from south to north pole। याद दिलाना जरूरी था। अब जब हम किसी एक एटम के बारे में सोचेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अभी अगर यहाँ पे कोई एक एटम है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो करंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये अभी करंट कैरिंग लूप हो गया। अगर इसका रेडियस हमें किस तरह से पता चल गया, तो इसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है। If an electron is moving in its circular orbit of radius r, electron is moving in circular orbit of radius r, थोड़ा सा सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ये कुछ
थोड़ा सा देख लेता हूं। सर्कुलर ऑर्बिट मैं पहले से बता चुका हूं, वो चीजें लिखूंगा जो बोर्ड में आएगा एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना। जो बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन जानना जरूरी है, समझा दूंगा, उसको लिखने के लिए नहीं दूंगा। आपको ये सब चीजें लिखना है बाद में, अभी नहीं। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू, एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगेगा? यो v स्पीड में जा रहा है, जाना है 2 पाई r डिस्टेंस, तो समय लगेगा 2 पाई r बाई v, इतना समय लगेगा। The current constituted, the current in orbit, current in orbit क्या हो जाएगा? The rate of flow of charge। अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसका दिया गया है कि स्पीड v है, रेडियस r है, टाइम पीरियड हुआ t, तो हर t सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन घूम के अपनी जगह आ गया होगा। मतलब हर t सेकंड में इधर से कितने चार्ज जाएंगे? e चार्ज जाएंगे। तो current in the orbit क्या हो गया? चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, दैट इज e बाय t, दैट इज e बाय 2 पाई r बाई v, हो गया current in the orbit। This orbital current constitutes a magnetic moment। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? इट इज कमिंग आउट टू बी I इंटू ए, ये I तो हम निकाल दिए, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, सो इट इज ई वी बाय 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। आर एक ठो खा गया इसको, पाई पाई को खा गया, तो मिला ई वी आर बाय 2। क्या बात समझ में आया? तो when an electron is moving in an orbit, electron is moving in an orbit with a speed v, तो magnetic moment of the orbit is EVR by 2। डायरेक्ट बोर्ड का क्वेश्चन है। An electron is moving in an orbit of radius r with a speed v, what is the magnetic moment of the orbit? EVR by 2। Bit number 3, if n electrons, आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, n electrons are moving in an orbit of radius r with frequency f, then I कितना हो जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े, n टू इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं f फ्रीक्वेंसी में, तो व्हाट इज द ऑर्बिटल करंट? आप कहोगे ऑर्बिटल करंट इज ne बाई टी। ne बाई टी मतलब ne चार्ज जा रहा है t सेकंड में, 1 बाई टी होता है फ्रीक्वेंसी, तो nef, ये आपको याद रखना चाहिए। देन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? इट इज I इंटू एरिया, दैट इज NEF इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f, व्हाट इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट? ये ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। बात करें पॉइंट नंबर 4 का। पहला थ्योरी आया वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी। बोर्ड में नहीं पूछेगा, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट को मैं यहां पर बता दिया, बोर्ड में नहीं पूछेगा, समझना है। बोला कि कोई भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स है, हर एक एटम का अपना अपना इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो सारे ऑर्बिट का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट है।
तो सोचे कि यहाँ पर ढेर सारे ऑर्बिट है, मान लो कि ये कोई मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ पर ऐसे कोई ऑर्बिट है, ऐसा कोई ऑर्बिट है, ऐसा कोई ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यू नो द मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस एरिया। तो ये जो आप देख रहे हो अभी ऑर्बिट है ये वाला, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा। तो ये जो है हो सकता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू दिस ऐसे होगा, और ये जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा। हर एक ऑर्बिट का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड, अलग अलग रहेगा। अब ये सारे का अगर मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा तो हो सकता है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट दिखने में कुछ ऐसा हुआ। ये हुआ m नेट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहता है? एवरी मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए स्मॉल टाइनी मैग्नेट। कहता है, क्या कहता है? एवरी मॉलिक्यूल behaves as a tiny magnet। तो हर एक मॉलिक्यूल एक छोटा मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, क्योंकि उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। आप जानते हो कि जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। कोई मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हुआ तो हम कहेंगे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कितना निकालना पड़ेगा हर एक ऑर्बिट का, क्या क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, और ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अच्छा। पॉइंट नंबर 5, ये बीट नंबर 1 रिवर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी का बीट नंबर 2। एट ग्राउंड स्टेट क्या होता है कि आप जानते हो दी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स और मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स और मैग्नेटिक मोमेंट्स, मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट्स arrange themselves moments in materials, सारा materials, in all materials are arranged in a closed loop. So, net magnetic moment is 0। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और ध्यान रहे कि ये वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन ये समझोगे तो आगे की चीज आपको समझ में आएगा। इज 0 क्या है? आप देखोगे कोई एक मटेरियल है, ये कोई एक मटेरियल है, इसका हर एक मॉलिक्यूल एक एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन कैसे पोजीशन है? दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। ये ऐसा हुआ, एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा, तीसरा का ऐसा होगा, एक का ऐसा होगा, एक का ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा? या फिर एक ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा। दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो कि आप बहुत सारे बार मैग्नेट को लोगे, कोई बड़ा सा एक जार में, बीकर में इसको डालोगे, शेक कर दोगे तो देखोगे सारे एक दूसरे के साथ चिपक गए। अब निकालोगे खींच के तो यू विल गेट ए बंडल ऑफ मैग्नेट्स, सारे एक दूसरे के साथ चिपके हुए मतलब किसी का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के साथ चिपका होगा। नॉर्थ तो नहीं चिपकेंगे, मतलब हर एक का नॉर्थ पोल किसी दूसरे का साउथ पोल के साथ चिपकेगा। मतलब आप देखोगे ऐसा ही क्लोज लूप फॉर्मेशन हो रहा है। और आप जानते हो कि ये सारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है अलग अलग मॉलिक्यूल का, ये सारा मैग्नेटिक मोमेंट
क्लोज लूप होने के कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो हर एक मॉलिक्यूल में मैग्नेटिक मोमेंट जैसे बिहेव करता है, लेकिन हर एक मटेरियल मैग्नेट जैसे नहीं बिहेव करता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट। थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फंडामेंटल में सोचना, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स आता है EQ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर भी फोर्स आता है EQ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम एक मैग्नेट को रखेंगे तो इसका जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर फोर्स आएगा, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ M है, क्या नॉर्थ पोल बताएंगे, इसके ऊपर फोर्स आएगा BM। जो साउथ पोल है उसका पोल स्ट्रेंथ को हम M से डिनोट करते हैं, तो इसको कहेंगे क्या, कोई BM बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा देखेंगे, ये दोनों फोर्स हरदम ये इसके ऊपर ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, अल्टीमेटली आप देखोगे ये घूम के ऐसे अरेंज हो जाएगा। कैसे अरेंज हो जाएगा, अल्टीमेटली आप देखोगे ये मैग्नेट घूम के ऐसा पोजीशन में आ गया। ऐसा पोजीशन में जब आया, ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऐसा हो गया। अब नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स आएगा कुछ ऐसे, साउथ पोल के ऊपर फोर्स आएगा ऐसे, और ये घुमाएगा नहीं, ऐसे रह जाएगा। मतलब कोई भी मैग्नेट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ोगे, वो घूम के ऐसे अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, अरेंज कर लेगा कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अभी अगर ऐसा कोई मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम ये चीज एक्सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे इसके अंदर जो मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स थे वो सारे घूम के इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। दे विल बी अरेंजिंग देमसेल्व्स लाइक दिस। पहले तो क्लोज लूप करके थे, पहले तो क्लोज लूप करके थे, अब वो कैसा है, अभी वो सब सेम डायरेक्शन में हो गए। अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया, सो M नेट कुछ डेवलप हुआ है जो कि जीरो नहीं है। पहले जीरो था, अब ये जीरो नहीं है। तो दिस मेथड ऑफ डेवलपिंग ए इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इन ए मटेरियल by exposing it to external magnetic field is called magnetization. What is magnetization is an important question. ठीक है, what is magnetization लिखेंगे, point number 5. When a material is exposed to external magnetic field, external magnetic field, parents should not disturb the children. पढ़ाई चल रहा है, don't talk to them anything or in that room, or else you keep your microphone muted, others will not be disturbed. When a material is exposed to external magnetic field, the molecular magnets orient and align in direction of magnetic field. This process is called magnetization. स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में, व्हाट यू मीन बाय मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इट्स ए फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन मेजर द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, आप इसको मेजर भी कर सकते हो मैग्नेटाइजेशन को। कैसे, मैग्नेटाइजेशन is magnetic moment
developed, magnetic moment developed per unit volume of material. अब अगर पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, डोंट राइट दिस, इसका दूसरा सही डेफिनेशन बोर्ड के लिए मैं बताऊंगा, ये डेफिनेशन को मत लिखना अभी, खाली थोड़ा सा मैं बताया। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अगर हम कहेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट हुआ एम नेट, वॉल्यूम हुआ v, तो मैग्नेटाइजेशन हो गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल को आप एक्सपोज किए हो मैग्नेटिक फील्ड में। इतना तक जानने के बाद हम पहुंचेंगे और सोचेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। यहाँ से जो पढ़ाई दो पार्ट में आता है, पहला आता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा आता है व्हाट इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, कितने टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब देखेंगे। नाउ वी स्टार्ट विथ परमानेंट मैग्नेट्स। इसमें हियर मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स are aligned. Molecular magnets are aligned in one direction only. मतलब कोई परमानेंट मैग्नेट का डायग्राम करो बोलेगा तो आपको ऐसा एक डायग्राम करना है। ये क्या है? ये है एक परमानेंट मैग्नेट की डायग्राम, जिसमें सारा मॉलिक्यूलर मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में है। ऑल मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर इन वन डायरेक्शन। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो क्या बता पाओगे, ये जो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, इसका ये वाला पोल कौन सा पोल होगा? साउथ पोल की नॉर्थ पोल? साउथ पोल। ये होगा नॉर्थ पोल। वेरी गुड। कोई नहीं पूछेगा, सारा जो लिख रहा हूं नहीं पूछेगा, मैं बता दूंगा क्या क्या नहीं पूछेंगे। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब क्वेश्चन ये है कि साउथ पोल को क्यों साउथ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल को क्यों नॉर्थ पोल बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट तो नहीं बोलते, नॉर्थ साउथ यहां से कहां से आया? कोई एक मैग्नेट आपको दिया गया, उसका साउथ पोल कैसे पता करोगे, नॉर्थ पोल कैसे पता करोगे? जस्ट सस्पेंड द मैग्नेट बाई ए थ्रेड। उसका जो वाला फेस नॉर्थ को इंडिकेट करेगा उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, जो वाला फेस साउथ को इंडिकेट करेगा उसको कहते हैं साउथ पोल। ठीक है? क्यों ऐसे होता है? बिकॉज अर्थ ऑल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेट, और अर्थ का जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल जैसे बिहेव करता है। जो मैग्नेट ज्योमेट्रिक साउथ पोल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करता है, उल्टा। क्यों करता है कोई नहीं पूछेगा, जानना जरूरी है। आप में से कुछ लोग मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा जानकारी लोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। देखो ये हुआ अर्थ, अब ये अर्थ घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है। इसीलिए तो हमें लगता है कि सन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं। सोचो कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसके चलते जो करंट हो रहा है वो करंट कुछ ऐसे हो रहा है। अब ऊपर से देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है, ये ज्योमेट्रिक साउथ पोल है। आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ अर्थ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे वेस्ट टू ईस्ट। कैसे पता चला? क्योंकि सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें लगता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो द करंट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो बताओ, अब आप ऊपर से अगर देखोगे ये जो करंट घूम रहा है वो कैसे दिखेगा? क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा?
जस्ट थिंक, ये सोचो, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे घूम रहा है, तो ये सोचो थोड़ा, ऊपर से घूम देखो, तो ध्यान से देखो, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक हो कि आप ऊपर से देख रहे हो, तो नीचे देखो और सोचो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो इसको ऐसे ऐसे करके लाओ सामने, कैसे घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऊपर से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा, ये करंट ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। ऊपर से अगर देखोगे, इधर से देखोगे तो, नॉर्थ पोल से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। और आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डायरेक्शन कैसे होता है, योर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ आई, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पर फ्लक्स अंदर घुस रहा है, मतलब ये बिहेव से साउथ पोल, उसका पीछे वाला हिस्सा नॉर्थ पोल। तो जिधर से देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक साउथ पोल, और इधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल बिहेव्स एज मैग्नेटिक साउथ पोल, ज्योमेट्रिक साउथ पोल बिहेव्स एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अभी अगर किसी मैग्नेट को झुला दोगे, अगर आपके पास कोई ये नॉर्थ पोल है, कोई साउथ पोल है, कोई मैग्नेट को झुला दिए तो पता चला ऐसा रह गया, मतलब दिस मस्ट बी नॉर्थ, दिस मस्ट बी साउथ, है कि नहीं। तो कोई मैग्नेट को अगर हम झुला देंगे वो कैसे रहेगा, वो इधर को नॉर्थ पोल इधर को इंडिकेट करेगा, साउथ पोल इधर को इंडिकेट करेगा। तो द पोल ऑफ द मैग्नेट इंडिकेटिंग द ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड पोल ऑफ द मैग्नेट इंडिकेटिंग टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल, क्योंकि ज्योमेट्रिक साउथ पोल में ही मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का साउथ पोल इधर को रहेगा। कोई नहीं पूछेगा, आप लोग सीख गए, अच्छी बात है। तो we could follow why the north pole is called a north pole, why the south pole is called a south pole। ठीक है, पोल तो बहुत किए हम लोग, अभी सोचना है कि पोल का मेजरमेंट क्या है, इससे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इसको कहेंगे M। It is defined as the number of magnetic dipoles or molecular dipoles, available at the pole face, defined as the number of magnetic dipoles available at the pole face। मतलब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ऐसा कोई एक मैग्नेट है जिसमें ऐसे ऐसे करके कोई मैग्नेटिक डाइपोल्स है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई एक मैग्नेट है और यहाँ पे भी पोल फेस कुछ ऐसे ऐसे अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप कहोगे इसका पोल स्ट्रेंथ अगर M1 हुआ, इसका अगर पोल स्ट्रेंथ M2 हुआ, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो आप कहोगे M1/M2 क्या है, इसमें कितना ठो पोल है, दो, मॉलिक्यूलर मैग्नेट का पोल दो ठो दिख रहा है, तो ये हो गया 2, और ये यहाँ पे 3 है, ये 3। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ, इसका यूनिट होता है वेबर, यूनिट होता है वेबर, समझ में आया? वेबर होता है यूनिट, WEB लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास ऐसा कोई एक मैग्नेट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, वो पिछला वाला सर, आपने 1 2 कैसे काउंट किया सर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली? अरे पोल फेस में नंबर ऑफ डाइपोल्स अवेलेबल एट द पोल फेस, पोल फेस में कितना ठो है, 1 2, ये फेस में है क्या, नहीं, इधर भी फेस में देखो तो 2 है कि नहीं, कितने ठो है, जिसमें इसमें कितना ठो है, 1 2 3, 3 ठो है, पोल फेस में कितना, ये इसको पोल फेस कहते हैं, पोल फेस में 3 है। क्या समझ में आया? यहाँ पर इधर 3 है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, योर डाउट इज जेन्युइन। मैं अगर 3 की जगह 4 कर दूंगा
मैं अगर इसको 3 के जगह 4 कर दूंगा तो हमारा जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है 3 ही रहेगा, इधर इट इज 3। समझ में आया क्या? इधर कितना है उससे कोई मतलब नहीं, कितना लंबा है उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हमारे पास ऐसे कोई एक चलो मानते हैं कि एक मैग्नेट रखा हुआ था और ऐसा एक मैग्नेट में हुआ यूं है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल से वो ऐसा ऐसा रखा हुआ है। सपोज, जस्ट थिंक, ऐसा ऐसा रखा हुआ। ये हुआ कोई मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ है m0, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। देखो ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ में आएगा। और अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बोर्ड में आएगा, मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको, ठीक है? पोल स्ट्रेंथ क्या है पूछेंगे, लेकिन उसका आपको क्वेश्चन भी क्या आएगा देख लेना। अब सपोज ये कोई मैग्नेट को, ऐसा कोई मैग्नेट को मैं लॉन्गिट्यूडिनली 2 पार्ट में कट कर देता हूँ। I cut in 2 parts. Longitudinally means along the length. दोनों टुकड़ा को देखो, एक टुकड़ा को देखो, एक टुकड़ा ये हुआ, एक टुकड़ा हो गया ये, दूसरा टुकड़ा भी कुछ ऐसा ही है, ऐसे मैं काट दिया हूं। अब सोचो कि इसके अंदर क्या मिलने वाला है मुझे, ये सब चीजें मिलने वाले, तो ऐसा चीजें मिलने वाले हैं। तो अब इसके अंदर ये मिला एक टुकड़ा का, अगर ये मैग्नेट का ऐसे कट किए, कैसे कट किए हैं? लॉन्गिट्यूडिनल कट, आफ्टर लॉन्गिट्यूडिनल कट मतलब कट अलोंग द लेंथ, आफ्टर कटिंग अलोंग लेंथ। मैं बार बार वो टर्म्स को इसीलिए बोलता हूं कि वो पूछ लेंगे तो आप फंस जाओगे। कटिंग अलोंग लेंथ, तो इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल कट, लॉन्गिट्यूडिनल। आफ्टर लॉन्गिट्यूडिनल कट ये जो नया मैग्नेट बना, क्या बता सकते हो इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा? m0/2। यस, यहाँ पर 4 थे तो m0 हुआ, यहाँ पर 2 है तो होगा m0/2। पोल स्ट्रेंथ बदल गया। लेकिन अगर मैं इसको लेटरल कट करता हूं ऐसे, अब सोचो क्या दिखेगा? ये दिखेगा ऐसे। अब क्या है इसके अंदर? इसके अंदर तो मैग्नेटिक डाइपोल्स रखे हुए हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स रखे हुए हैं, है ना? ये है, चलो ड्रॉ ही कर देते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स रखे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे। नाउ आई हैव कट इट अलोंग दी lateral cut perpendicular to lot. After cutting perpendicular to length, जिसको हम लोग कहेंगे लेटरल कट, बताओ इसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? वही m0। कोई मैग्नेट को लॉन्गिट्यूडनली कट करने से पोल स्ट्रेंथ बदल जाता है, लेटरली कट करने से पोल स्ट्रेंथ क्या होता है कि वही रहता है, छोटा हो गया लेकिन पोल स्ट्रेंथ वही रहा। क्या बातें समझ में आया? यस सर। ये हो गया क्वेश्चन आपका कि लॉन्गिट्यूडनल कट करने से क्या होगा, लेटरली कट करने से क्या होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब कितना होगा डिपेंड करता है कि अगर एग्जैक्टली 2 हाफ बनाए हैं तो m0/2 हुआ, हाफ नहीं बनाए तो जैसे कट किए आप काउंट करके बता दोगे, ठीक है ना? तो लॉन्गिट्यूडनल कट करने से आप देखोगे कि पोल स्ट्रेंथ इज गेटिंग अफेक्टेड, लेकिन लेटरल कट करने से पोल स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड। क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग करेंगे। अच्छा, ये था हमारा पोल स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट के बारे में। तीसरा हुआ मैग्नेटिक लेंथ। L, it is the shortest distance
ध्यान रहे, क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इसके अंदर तो डायपोल्स ऐसे ऐसे अरेंज है, कितने हैं हमें मालूम नहीं है, और जानकारी जरूरत भी नहीं है। हम मैग्नेटिक लेंथ की बात करें, साउथ पोल से नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ, तो आप कहोगे दिस इज व्हाट इज द मैग्नेटिक लेंथ। सपोज हमारे पास कोई हॉर्स शू मैग्नेट है ऐसा, और यहां पर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट से वो ऐसे ऐसे इंडिकेटेड है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो आप कहोगे मैग्नेटिक लेंथ कितना है? ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। M। अब ये फॉर्मूला आपका सिमिलर टू आपका इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल की केस में डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला था? Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहां पर भी कुछ बात ऐसा है, डायरेक्शन क्या था वहां पर? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव magnetic moment effective magnetic moment developed or of the magnet given by मैग्नेटिक मोमेंट m एक मैग्नीट्यूड है, वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, क्या है? फोर्स स्ट्रेंथ इनटू l। l क्या था? मैग्नेटिक लेंथ। क्यों ऐसा? क्योंकि सपोज हम कहेंगे यहां पर ऐसे करके रखें, अब इसका पोल स्ट्रेंथ अगर m है तो ये जो है मतलब 2 है, m का मतलब 2 है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा लेंथ में, तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होने के कारण सारे जुड़ जाएंगे, तो इट इज m इंटू एल होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है q इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये m इंटू एल होता है। क्या हो गया? यूनिट वेबर मीटर। डायरेक्शन ऑफ m इज फ्रॉम, इतनी सारी डिस्कशन के बाद आप बता सकते हो कौन सा डायरेक्शन में होगा? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हर कोई नहीं बोल रहा है जबकि अपना माइक्रोफोन ऑन रखा है। जो नहीं बोल रहे वो वीडियो में आ जाओ, मैं उनका गेस्चर देख लूंगा। इट इज साउथ टू नॉर्थ, मतलब अगर हमारे पास कोई एक मैग्नेट ऐसा है, ऐसा कोई मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ml एंड l है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड लाइक दिस, ऐसे। ये है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। कितना है इसका वैल्यू? m इंटू एल। क्या बात समझ में आया? यस सर, यस सर। चलिए, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 5 में जाने से पहले ये जो अभी हम पढ़े मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग लिखो मत, ये क्वेश्चन से आएंगे, बाकी कुछ चीजें नहीं पूछा जाएगा, रेयरली पूछते हैं आप। लेकिन आजकल सुने कि केस बेस्ड रीजनिंग आता है, एसोसिएशन रीजनिंग आता है, थ्योरी नहीं जानोगे तो कैसे करोगे? सीबीएसई का तो ऐसे हो गया। क्वेश्चन है, ए मैग्नेट of
pole strength m0 and moment m was cut into two halves. Find pole strength and आपका बोर्ड का क्वेश्चन है pole strength and moment of each half if each half if it is cut laterally. अब आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए. लॉन्गिट्यूडिनली का मतलब हुआ along the length. लॉन्गिट्यूडिनल वेव याद है ना, particles were all vibrating in the direction of propagation. ट्रांसवर्स वेव मतलब it was vibrating perpendicular to the direction of propagation. तो आपको सलाद बनाना है, मामा ने ये दे दिया, खीरा दे दिया, लंबे लंबे बना दिया. कैसे काटोगे? लंबा लंबा सलाद बनाना है तो काटने के लिए you will cut it longitudinally. नहीं स्लाइस करना है तो कैसे काटोगे? laterally. You must understand. laterally कट करेंगे, longitudinally कट करेंगे तो आंसर क्या होगा? दिया कि हमारे पास एक मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ m0 है, स्मॉल m0, और मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल m0 है. और ये कैपिटल m0 क्या है? m0 into l. अगर इसका लेंथ l है तो ऑप्शन ए में सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पहले कैसे काटे हम? लेटरली, मतलब ऐसे काट दिए लेटरली. पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इफ यू कट इट इनटू टू हाफ, ऐसे काट दिए तो क्या होगा? सेम m0. और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? ये हो गया m0, लेकिन लेंथ हो गया आधा. इट इज m0 into l by 2. m0 into l था m0, तो ये बन जाएगा m0 by 2. मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ जो का वो रह जाएगा. लेटरल में m0 कैसे होगा सर? डिवाइड हो रहा है. कैसे डिवाइड हो रहा है माय डियर? यहाँ पर जो डाइपोल्स थे वैसे थे. अभी पोल फेस में पहले जितने डाइपोल थे अब उतने है कि नहीं? पहले 3 थे तो अभी भी 3 है. हाँ सर. हाँ तो फिर ध्यान से सुनते नहीं हो. बी में बताओ, लॉन्गिट्यूडिनली कट करेंगे ए से तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? m0 by 2. m0 by और मैग्नेटिक मोमेंट अभी तो m0 by 2, लेंथ तो वही रहा, लेंथ इज सेम, सो इट विल बी m0 into by 2 into l. ये m0 by 2 क्यों हो गया था? क्योंकि ये m0 था, थोड़ा इस पे लिखें, it was equal to small m0 into l by 2, इसलिए बन गया था m0 by 2. ये हो गया m0 by 2 into l, it is coming out to be m0 by 2. मतलब कैसे भी काटो मैग्नेटिक मोमेंट आधा होना ही होना है, बट पोल स्ट्रेंथ बदल सकता है, नहीं बदल सकता, डिपेंडिंग अपन. They will ask you a simple question. In which case the magnetic moment, the pole strength will remain same when cut laterally or longitudinally. In which case magnetic moment gets half when cutting laterally or longitudinally, or both or non both case में. तो ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे. क्या बात समझ में आया? लॉन्गिट्यूडिनल कट मतलब ऐसे काटना है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट of moment m0 was, आपकी बोर्ड की क्वेश्चन है, bent to form of a semicircle
what will be new magnetic moment? न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाए? कोई बार मैग्नेट था, पोल स्ट्रेंथ कितना है मालूम नहीं, लेंथ कितना मालूम नहीं, बट ये मालूम है कितना था, m नॉट इंटू एल। इसको बेंड करके हमने बनाया सेमी सर्किल, बेंड कर दिया, सेमी सर्किल बना दिया। अब सेमी सर्किल का कुछ रेडियस भी तो होगा, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द रेडियस? हाँ देखते हैं, यस यस, बोर्ड का क्वेश्चन है। आर का वैल्यू क्या होगा? ये पूरा लेंथ हो जाएगा पाई आर, तो पता चला कि पाई आर इज इक्वल टू एल, क्योंकि यही लेंथ को बेंड किए हैं। इसका मतलब आर का वैल्यू हो जाएगा एल बाई पाई। पहले इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे थे, अब कुछ ऐसे हैं, बेंड कर दिए हैं, मतलब फोर्स स्ट्रेंथ तो वही है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज कमिंग आउट टू बी एम नॉट। यहाँ पर कोई बताएगा क्या, यहाँ पर कोई बताएगा क्या मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा? ये नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कितना हो गया 2r, m नॉट इंटू 2r, दैट इज 2m नॉट l बाई पाई। बट m नॉट l क्या था? m नॉट, तो आपको होगी इट इज 2m नॉट बाई पाई। बोर्ड का क्वेश्चन, क्या चीजें समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have understood what is magnetic moment and what is pole strength. And magnetic moment is a vector. पहले देखें, next question. Two similar bar magnets, each of moment m naught, each of moment m naught r, each of moment m naught are arranged as shown. Find effective magnetic moment of combination। दो बार मैग्नेट है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m नॉट है। ये हुआ एक बार मैग्नेट, ये हुआ दूसरा बार मैग्नेट, वो ऐसे करके रख दिया गया है। दिया गया है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दूसरा केस में भी कुछ ऐसा ही है, दोनों मैग्नेट, लेकिन कुछ दूसरा दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तीसरा केस में दिया है कि ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ऐसा रखा गया। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। चौथा केस में दिया है कि ये कोई एक मैग्नेट है। हर एक केस में आपको इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, जो आपको बोर्ड में भी आया है, मैं बता रहा हूं। ये ऐसा है और ये ऐसा है। The two magnets are held like this। क्या दिया गया है? दिया गया है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। हर एक केस में हमें इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक है। लगे हाथ, यहाँ पर मैं एक सिंपल केस भी देता हूँ। क्या है कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेट है ऐसा, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस।
नोटिस, एक मैग्नेट है ऐसा और दूसरा मैग्नेट है ऐसा, और दिया है कि इसमें ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये हर एक केस में आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है। दिया है कि ईच इंडिविजुअल मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बराबर है। तो चलो कोशिश करते हैं, आप आसानी से बता लोगे। आप जानते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा। तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होने के कारण m नेट विल बी 2m नॉट। लेकिन इस केस में ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल है, तो कॉम्बिनेशन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, m नेट इज 0। इस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है साउथ टू नॉर्थ, तो आप क्या कहोगे, m नेट दोनों का सेम डायरेक्शन में है ना, दो वेक्टर है, इट विल बी 2m नॉट। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगला, यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट है ऐसे साउथ टू नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। आप कहोगे दो वेक्टर है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इट इज m नॉट का स्क्वायर, m नॉट का स्क्वायर होल रूट ओवर इज √2 टाइम्स m नॉट। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट इन द लास्ट केस? ये जेई का क्वेश्चन था। नो 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 नो, कोई √3m नॉट बताया लेकिन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? हाँ, कोई m बताया वो सही है। देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, तो अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है और इन दोनों की यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, क्या बता सकते हो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? हम पहले भी बता चुके हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, यस, हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन देखना है तो आपको ये एंगल देखना चाहिए 120 डिग्री। जेई में यही पूछ लिया, थोड़ा सा फंडा लगा के करना है। तो आप बाई ट्रायंगल लॉ बताओगे m नेट क्या हो जाएगा, इट इज m नॉट का स्क्वायर, m नॉट का स्क्वायर प्लस 2m नॉट इंटू m नॉट cos 120 होल रूट ओवर, इसका वैल्यू आएगा m नॉट, क्योंकि cos 120 इज -1/2, -1/2 हो गया तो ये आंसर आ जाएगा m नॉट। क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया। Now, effect of a bar magnet on its effect of a soft bar magnet, soft bar magnet छोटा सा, on its surrounding। हम कोई एक बार मैग्नेट का इफेक्ट सराउंडिंग पे जानना चाहते हैं, तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करना है। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसका सराउंडिंग में क्या इफेक्ट होता था, ये था नेगेटिव चार्ज, ये था पॉजिटिव चार्ज। और आप जानते हो कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है, लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे निकल के ऐसे आते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज ऐसे आते थे नहीं, और ऐसे आते थे, एक जगह से शुरू होते थे दूसरा जगह पे खत्म हो जाते थे। लेकिन कोई बार मैग्नेट की केस में तो बात कुछ अलग है। अगर ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, क्योंकि फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा था तो यहाँ पर नॉर्थ पोल से निकलेगा, ऐसे घूम के आएगा 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 और यहाँ पे घुसेगा। लेकिन आप जानते हो कि किसी बार मैग्नेट को अगर आप दो टुकड़ा कर देते हो, ये नॉर्थ था ये साउथ था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक साउथ यहाँ पर एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है।
अरे क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कोई डाइपोल रह गया होगा, यहाँ पर कोई डाइपोल रह गया होगा। नहीं, अगर ये नॉर्थ था तो बाद में उल्टा दे दिया। मान लो कि इसके अंदर ये डाइपोल्स ऐसे ऐसे थे, तो अब भी तो इसके अंदर भी तो ऐसे ही रहेंगे, मतलब ये नॉर्थ पोल जो ऐसे हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। सो व्हेरेवर यू ब्रेक करने के बाद जोड़ते हैं तो फिर से चिपक जाते हैं दोनों, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल डेवलप होता है। मतलब थ्रू आउट द मैग्नेट एट एवरी सेक्शन यू गेट ए पेयर ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चक्कर में ये जो फ्लक्स यहाँ से आया, ये अपना रास्ता कंप्लीट करेगा अंदर से। तो इनसाइड द मैग्नेट द लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर गोइंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। Outside the magnet, they are moving from north pole to south pole. They will ask you to draw the lines of flux associated with a permanent magnet. ये आएगा आपका ग्राफिकल क्वेश्चन में, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले आपको एक मैग्नेट ड्रॉ करना पड़ेगा और इस मैग्नेट में आपको स्पेसिफिकली दिखा देना पड़ेगा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और आप देखोगे कि जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स है वो ऐसे गए हैं, ऐसे आए और ये ऐसे कंप्लीट हुआ। यहाँ से शुरू किए, ऐसे आया और ऐसे कंप्लीट हुआ। एंड यू मस्ट शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। जैसे टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टैंजेंट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहोगे ये मैग्नेट की केस में अगर मैं यहाँ पे कोई एक लाइन टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, टैंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। इनसाइड इट इज लाइक दिस। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ये याद रखना जरूरी है। What is the direction of magnetic field inside the magnet? You say south to north. Outside the magnet, north to south. समझ में आया? अच्छा, दूसरा ये यहां से हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसा वाला, थोड़ा मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करूं, ये है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा। तो आप जानते हो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और लाइन्स ऑफ फ्लक्स यहां से निकल के ऐसे जा रहे हैं और यहां से निकल के ऐसे जा रहे हैं और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप जानते हो कि यहां पर इस पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज टैंजेंट टू द लाइन्स ऑफ फ्लक्स, सो इट इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। ऐसा था, जबकि एंड ऑन पोजीशन में द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ध्यान रहे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होता था। और आपको याद है कि एट द एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कैसे होता था? याद है क्या? फॉर्मूला याद है क्या? इट वाज 2kp by r cube। r नहीं, p और वेक्टर फॉर्म में लिखा हूं, मतलब e इन द डायरेक्शन ऑफ p। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इट वाज माइनस kp by r cube। यस, ये आपको मालूम है। और k का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन। k का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? मैं लिखूंगा कि इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन p by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इसको लिखूंगा मैं इट वाज p by माइनस p by 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं डाइपोल के लिए। अब डेरिवेशन निकल गया, जैसे इसका डेरिवेशन था ऐसा ही इसका भी डेरिवेशन था, लेकिन क्लियरली मेंशन किया है डेरिवेशन इज नॉट देयर। अगर ये डेरिवेशन नहीं है भैया तो आप क्या करोगे? बस क्या करना है,
यहां पर अगर हम कहेंगे एट एक्सियल पोजीशन, बस जहां पर लिखा था P वहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट था मैग्नेटिक मोमेंट है। नीचे क्या था 2 पाई आर क्यूब, बस 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू लिख देना है तो हो गया। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, हाउ टू ट्रांसलेट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूले इनटू मैग्नेटोस्टैटिक फॉर्मूले। सो इट इज म्यू 0 m by 2 पाई आर क्यूब। क्या बात समझ में आया? क्या ऐसे ही आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज बी एट द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन? ऑब्वियसली तो अपोजिट है मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट तो इस डायरेक्शन में था, नहीं उसकी अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे माइनस, फॉर्मूला देखो और बताओ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट m by 4 पाई r क्यूब। तो यहां से r डिस्टेंस में मैं शॉर्ट मैग्नेट लिखा हूं, मतलब लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज very small as compared to r. So if you remember this formula you can do. क्या बात समझ में आया? बस 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू लिखना है, p की जगह m लिखना है, ठीक है? कैसे आएगा क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये कोई एक हमारे पास, सपोज वी हैव गॉट ए समथिंग लाइक ए स्क्वायर, एक स्क्वायर हमारे पास है और इस स्क्वायर पे यहां पर मैंने रखा है कोई एक मैग्नेट को, ऐसा एक मैग्नेट को रखा हूं जिसका नॉर्थ पोल ऐसा है, साउथ पोल ऐसा है। चलो इस कॉर्नर का नाम देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। हम सी में एक दूसरा मैग्नेट रखना चाहते हैं। व्हिच मैग्नेट must be kept at C to develop maximum magnetic field, maximum magnetic field? एट डी में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। कौन सा मैग्नेट को रखेंगे? मैं चॉइस दे रहा हूं आपको, चॉइस दे रहा हूं कैसे? ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये तीसरा मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट को रखेंगे कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा? इसका नॉर्थ पोल ऐसा है, साउथ पोल ऐसा है, साउथ पोल ऐसा है, नॉर्थ पोल ऐसा है, इसका नॉर्थ ऐसे, साउथ ऐसे, साउथ ऐसे, नॉर्थ ऐसे, ए बी सी डी चॉइस दिया। कौन सा मैग्नेट को रखोगे इन पोजीशन ऑफ सी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा? सोचे, पहले सोचे कि ये जो रखा गया है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है। हम जानते हैं कि ये उसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का ऑपोजिट बनता है। मतलब इसके लिए यहाँ पर जो यस यहाँ पर देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा होगा ऐसा है, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो यहाँ पर जो रखेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी अगर ऐसे होगा तो ज्यादा होगा। सोचो हम अगर इसको रखेंगे तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर पैरेलल टू द लेंथ हो जाएगा, इसके लिए भी पैरेलल टू लेंथ हो जाएगा। इसके लिए जो मैग्नेट रखेंगे, अगर ऐसा वाला मैग्नेट को यहाँ पे रखेंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, उल्टा हो जाएगा। लेकिन इसके केस में अगर मैं ऐसा वाला मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे रखता हूं तो इसके लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब हुआ जो मैग्नेटिक मोमेंट है सी के लिए वो ऐसे बनना चाहिए, वो दैट मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ डी। तो डी को रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे बनेगा। सही आंसर हो गया डी। क्या बातें समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. The magnetic moment at a distance r on broadside on position is m नॉट वेक्टर है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट है, दी मैग्नेटिक मोमेंट गलती से लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड एट डी, हाँ ठीक है, तो दिया है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए ऑन ब्रॉडसाइड इन पोजीशन इज बी, वेक्टर है, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट एट ए डिस्टेंस टू r on axial position, आप जानते हो कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, देखते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, थोड़ा सा एक मिनट बेटा, ब्रॉड, ओ माय गॉड, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में ये होता है म्यू नॉट m नॉट बाय 2 पाई RQ माइनस, ये दिया गया है B नॉट, नो 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 नो, देखो देखो, एक्सियल पोजीशन में नॉट बाय 4 होगा कैसे? चलिए देखते हैं, एक्सियल पोजीशन में ये होता है म्यू नॉट m नॉट बाई 2 पाई RQ, लेकिन डिस्टेंस दिया है 2 है, सो 2r का क्यूब, which is coming out to be म्यू नॉट m बाई, ये हो गया 8 into 2 16 पाई RQ, ये कितना था 2 पाई RQ, तो ये 8 टाइम्स हुआ ना, इज इट नॉट, उसका इसमें नीचे 8 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, तो क्या लिखोगे आप, ये माइनस ऑफ समथिंग था बी नॉट, ये प्लस है तो लिखोगे माइनस बी नॉट बाई कितना, नीचे 8 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा माइनस बी नॉट बाई 8। बोर्ड का क्वेश्चन है, कैसे डिराइवेशन हुआ नहीं बताया, निकाल दिए, आप चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे आप करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, एग्जैक्टली वही है मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड निकालने का तरीका। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस। ओ शायद वी आर एक्सीडिंग टाइम, नहीं ठीक तो है, वही है कुछ समय हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे और कुछ नए नए टर्म्स देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये सब देखेंगे। अब हम देखेंगे ये क्या था पॉइंट, इफेक्ट ऑफ बार शॉर्ट मैग्नेट और शॉर्ट बार मैग्नेट ऑन इट्स सराउंडिंग। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड। अभी यहाँ पे कोई एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसी एक मैग्नेट को रखे हो, ये हुआ कोई एक मैग्नेट, ये हो गया कोई एक मैग्नेट। अच्छा ठीक है, ये मैग्नेट को थोड़ा ऐसा कह देते हैं, और
दिया है कि ये उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक मोमेंट तो कुछ ऐसा है, इट इज समथिंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं, अच्छा, और सपोज ये एंगल दिया है थीटा। याद करो क्या था इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, साइड में बताते हैं। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जिसका मोमेंट p है, एंगल थीटा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर फोर्स ऐसे आता था, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे आता था। यहाँ पर भी पॉजिटिव पोल नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स आएगा Bm, और साउथ पोल के ऊपर फोर्स आएगा Bm। पहला नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हो रहा है 0, 100% सेम मिलेगा, जो उधर होता था वही इधर होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा, देयर वाज सम नेट टॉर्क। आपको याद होगा जो टॉर्क था वो क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल की केस में, याद है क्या, P, ये एक लड़की को याद है, बाकी तो खा गए, P क्रॉस E। यहां पर क्या हो जाएगा, P के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, M, E के जगह B, मतलब एक सेट ऑफ फॉर्मूला आपको याद है तो आप पूरा निकाल दोगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा Bm sin थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स तो 0 है ही है, टॉर्क मस्ट बी 0, मतलब साइन थीटा मस्ट बी 0, मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू 0 और पाई। इस केस में भी वही होता था। अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा वाला एक मैग्नेट रखा हूं और ऐसा वाला दूसरा मैग्नेट रखा हूं, और दिया है कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या बताओगे इस केस में थीटा क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक ये थीटा क्या था, एंगल बिटवीन बी एंड एम, तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है 0, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई और 180, है ना, ये बात है। और अगर आपको याद है थीटा इक्वल टू 0 रेफर्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आया? देखो इसमें जो कुछ हो रहा था सारा चीज यहाँ पे हो रहा है, तो याद रखने से फायदा है, दोनों के लिए काम आ रहा है। चाहे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड देखना है, इसके ऊपर देखना है, बात वही है। और भी एक फॉर्मूला था, जब इसको हम घुमाते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसके ऊपर कुछ मोमेंट आता था, कुछ वार्क करना पड़ता था, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट by an angle theta from stable equilibrium configuration, stable equilibrium configuration, is, अगर आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, डाइपोल ऐसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको अगर हम इस पोजीशन में घुमाएंगे थीटा एंगल, तो क्या वर्क होता था, याद है क्या, इट वाज EP into 1 minus cos थीटा, याद है? हाँ, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, EP के जगह MB करना, MB होगा, MB into 1 minus cos थीटा, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है ना, याद रखना कितना आसान हो गया। तो कोई मैग्नेट अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी
कुछ ऐसा ही है, सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में है और इसको घुमाना है। कैसे घुमाना है? बाय एंगल थीटा। घुमा दो इसको घुमा दिए बाय एंगल थीटा, ऐसा ले आए। जब ऐसे ले आए बाय एंगल थीटा, हमने घुमाया ऐसे थीटा, तो क्या वर्क हुआ? ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो पहले कुछ ऐसे था, अब वो मैग्नेटिक मोमेंट अब कुछ ऐसे बन गया है, थीटा घूम गया है। क्या बात करना पड़ेगा? ओ ये तो करना पड़ेगा कितना? Vm इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। बस एक छोटा सा चीज रह गया जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की केस में हम लोग नहीं किए थे, उसको देखेंगे तो आज की क्लास खत्म होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a bar magnet in a uniform magnetic field। ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में नहीं था, तो कैसे करेंगे? सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अभी यहाँ पर हुआ यूं है कि कोई एक बार मैग्नेट ऐसे रखा गया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, ठीक है। अगर ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, तो बोलेंगे draw a magnetic field and keep a bar magnet in stable equilibrium configuration। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर मैं इसको एक स्मॉल ऑसिलेशन देता हूं, यहां पर स्मॉल लिखना था, जरूरी है, स्मॉल नहीं लिखेंगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाएगा। वी हैव टू गो फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस और स्मॉल ऑसिलेशंस। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक, ये जो मैग्नेट है इसको क्यों दोबारा बदले, ये जो मैग्नेट है इसको मैं क्या करता हूं, अब मैं एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूं। व्हेन आई गिव इट एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो बताओ ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल था, ये नॉर्थ पोल रहा, ये साउथ पोल था, ये साउथ पोल रहा, है ना। तो बता दो, अभी जैसे ये मैग्नेट को मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दूंगा, ये घूमेगा, टॉर्क आएगा। कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, साउथ पोल के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, घुमा के वापस लाने की कोशिश करेंगे। फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डेरिवेशन बहुत ही कम आया है, थीटा तकदीर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे कर्म किए होगे तो नहीं आएगा, बुरे कर्म किए होगे तो आ जाएगा। फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, व्हाट इज द टॉर्क? यू से बी एम साइन थीटा। हाँ ठीक है, ये जो टॉर्क है वो इसको ऐसे लाने की कोशिश करेगा। वी क्लियरली सी फॉर स्मॉल थीटा, you know sin theta is equal to theta, so torque is bm theta। and interestingly हम देख रहे हैं कि torque is proportional to and opposite to theta। b और m तो कांस्टेंट है, हम थीटा दिए एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क हुआ क्लॉकवाइज, ऑपोजिट टू एंड प्रोपोर्शनल टू थीटा है। तो पता चला कि ये SHM है। तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बार है, ये मिड पॉइंट में घूम रहा है, मिड पॉइंट में घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट में होता है ml²/12, लेकिन वो नहीं देखना है, आई लिखो। ये हो गया टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कितना हो गया ये? bm थीटा बाय आई। बट इन केस ऑफ SHM, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ।
SHM। डेरिवेशन नहीं आता है, डरो मत, फाइनल आंसर याद रखना। कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें मिलने वाला है ओमेगा स्क्वायर इज BM/I, मतलब ओमेगा इज √ऑफ BM/I। बस याद रखना है कि टाइम पीरियड जो कि 2π/ओमेगा होता है, दिस 2π√I/BM। I क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। M क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट। B क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। और ये पूरा चीज क्या हो गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। रट्टा मार के डेरिवेशन भूल सकते हो, याद रखो तो अच्छी बात है, भूल सकते हो। वो पूछेंगे ए बार मैग्नेट was suspended in a magnetic field. If the magnetic field strength is increased, time period of oscillation will increase or decrease. If the magnetic moment, two such magnets are joined, फिर क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट विल सी द न्यूमेरिकल्स। बट आपको फॉर्मूला याद रखना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज I/BM का √। क्या समझ में आया? मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, पूछा नहीं कभी, बहुत पुराना में ISC वालों का पूछा था। ये ऐसा कोई एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और इसको हमने किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में झुला दिया ऐसे। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन था T0। अब मैं क्या किया? दी बार मैग्नेट वाज लॉन्गिट्यूडनली कट इनटू टू हाफ, दो हाफ में कट कर दिए। अब सिर्फ ऊपर वाले हाफ को लिया गया और लेके हमने सिर्फ ऊपर वाला हाफ को लिया, और ये सिर्फ ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला हाफ को लिया और इसको फिर से झुला दिया। अब देखो तो भाई, अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी अप्लाई करते हैं, तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? मुझे याद नहीं आ रहा है एंट्रेंस में आया था कि बोर्ड में आया था, किस में आया था। अब ये जो T0 था, ये क्या था? 2π√I/BM। अब ये जो T होगा T डैश, ये कितना होगा? 2π√I के जगह क्या लिखेंगे? पूरा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में I होता था, ये तो आधा है, mL²/12 होता था ना, m ही तो आधा हो गया, मास आधा हो गया, तो ये हो जाएगा I/2। B तो B है, अरे रुको भाई, B तो B है, M क्या होगा? पहले इसका था M, अब इसका क्या होगा? आधा काट के निकाल दिए, फोर्स स्ट्रेंथ भी तो कम हो गया, फोर्स स्ट्रेंथ भी कम हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया? M/2। तो 2 को खा जाएगा, मिलेगा 2π√I/BM। मतलब जो था वही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? ये जो हम लोग इफेक्ट्स देखे अभी, इसको यूज करके हम मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। 3 मटेरियल दिया गया है, बताओ कौन सा फेरोमैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक, कौन सा डायमैग्नेटिक। ये सारे फॉर्मूला को, कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे हम लोग अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।